Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and today in this video we will do class 12 political science and we will do the chapter 1 of class 12 political science, which is Cold War and non-aligned movement. This is the part 2 of this chapter. Before this video I have uploaded the previous part or the previous video about this chapter. I'll give you the link in the description box, जिसको आप लोग पहले देख लें, बिकॉज इस वीडियो से लिंक अप करना है तो पहले वो वीडियो आप लोगों को समझनी पड़ेगी। उसमें बेसिकली मैंने ज़्यादातर इंट्रोडक्शन बताया है इस चैप्टर का, तो आप लोग पहले वो वीडियो देख लें इस चैप्टर का पार्ट 1, देन ये वाली वीडियो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पार्ट 1 था उसमें बेसिकली मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी वर्ल्ड वॉर्स की सिचुएशन, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है, कोल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ, किन किन के बीच हुआ, यूएसए और यूएसएसआर के बीच हुआ। यू नो दैट उन्होंने अपने अपने अलाय ग्रुप बनाए, नाटो, सीएटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, ये सब हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। साथ ही साथ हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। आप लोगों को याद होगा लास्ट वीडियो में हमने ये टॉपिक जो था वो कवर किया था। तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस वो सिचुएशन थी जब दोनों सुपर पावर्स के बीच ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि सबको लगा कि अब तो कोई न्यूक्लियर वॉर होकर ही रहेगा। सिर्फ एक यही ऐसी सिचुएशन नहीं थी दोनों सुपर पावर्स के बीच जब इस तरीके की सिचुएशन आई कि वॉर हो जाएगा, बल्कि और भी कई बार ऐसे सिचुएशंस दोनों सुपर पावर्स के बीच आई, यूएसए और यूएसएसआर के बीच, और भी ऐसी सिचुएशंस आई जिस टाइम पर ऐसा लगा कि कोई न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। तो वो जो थे, एक तो इन्होंने क्यूबा में लड़े, मतलब ये जो दोनों सुपर पावर्स थी ये अपने एरिया में नहीं लड़ी। इन्होंने ना तो यूएसए में वॉर किया ना यूएसएसआर में, ये जब भी लड़ी हमेशा थर्ड प्लेस पर ही लड़ी। जस्ट सपोज ये आप लोगों का है अमेरिका, यूएसए, और ये है आपका यूएसएसआर। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर क्यूबा है, जस्ट सपोज। तो यूएसआर और यूएसएसआर और क्यूबा की जो आइडियोलॉजी थी वो कम्युनिस्ट थी, जबकि यूएसए की आइडियोलॉजी जो थी वो थी कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी। मतलब ये दोनों की जो आइडियोलॉजी थी वो सेम थी। तो क्या हुआ, ये इसका अलाय बना लिया, यूएसएसआर ने क्यूबा को अपना अलाय बना लिया। तो इस तरीके की सिचुएशन अमेरिका को पता लगा, तो उस टाइम पर ये सिचुएशन हुई। मतलब उनके जब ये वाली सिचुएशन थी तब भी वॉर इन दोनों प्लेस पर ना होकर कहाँ वो सिचुएशन बनी कि वॉर हो सकता था, क्यूबा में बनी। मतलब इनके जो अरीनाज थे, अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर, सबसे पहला अरीना तो कोल्ड वॉर का आप लोगों को पता ही लग गया है कि क्यूबा था। क्यूबा जो था वो आप लोगों का अप्रैल 1961 में हुआ था, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। तो ये एक तो मेजर अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर, मतलब वो वाले एरिया जहाँ पर इन दोनों सुपर पावर्स के बीच वॉर लाइक सिचुएशंस हुई। तो सबसे पहले तो आप लोगों का क्यूबा आ गया, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में पढ़ा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। सेकेंड था फ्रेंड्स आप लोगों का कोरिया। जो कोरिया था, कोरिया आप लोगों को पता है, कोरिया में जो वॉर हुआ था वो हुआ था 1950 से 53 के बीच, जो कोरियन वॉर के नाम से इसे जाना जाता है। तो आप लोगों को पता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच कोरिया में भी वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हुई और इसमें बहुत ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन हुआ, जिसके ड्यूरेशन क्या थी 1950 टू 1953। इस टाइम पर भी इन दोनों सुपर पावर्स के बीच वॉर लाइक सिचुएशन हुई। नेक्स्ट अरीना आप लोगों का था फ्रेंड्स बर्लिन, और बर्लिन में जो सिचुएशन हुई थी वो हुई थी 1952 से 1962 तक। मतलब 1958 टू 62 बर्लिन में इनकी वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हुई। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बर्लिन है कहाँ। तो बर्लिन जो है वो जर्मनी की कैपिटल है, और जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तब जर्मनी जो है एक्सिस ग्रुप में था जर्मनी, और जर्मनी का जो लीडर था वो उस टाइम पर था हिटलर, ये आप लोगों को पता होगा। तो जो बर्लिन था 1958 टू 1962 में,
यूएसए और यूएसएसआर के बीच वॉर लाइक सिचुएशन बर्लिन में हुई। तो बर्लिन में क्या हुआ फ्रेंड्स, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर बर्लिन के टुकड़े हो गए। कितने पार्ट्स में बर्लिन डिवाइड हो गया? 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक पार्ट ले गया फ्रांस, एक पार्ट ले गया ब्रिटेन, एक पार्ट ले गया यूएसएसआर और एक पार्ट यूएसए। तो इस तरीके से जो बर्लिन था उसका पहले ही डिसइंटीग्रेशन हो चुका था और 1958 टू 1962 में दोनों सुपर पावर्स के बीच ये एक मेजर अरीना बना कोल्ड वॉर का। उनके यहाँ पर वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हुई। तो नेक्स्ट जो आप लोगों का फ्रेंड अरीना था कोल्ड वॉर का वो था कोंगो। और कोंगो में जो हुआ था वॉर का टाइमिंग जो था वो था अर्ली 60s, मतलब अर्ली 1960s जो था वो कोंगो में वॉर लाइक सिचुएशन का टाइमिंग था। तो कोंगो कहाँ पर है आप लोगों का? अफ्रीका में। अफ्रीका में एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो भी है, वो नहीं, ये कोंगो दूसरा है। तो अर्ली 1960s में इन दोनों सुपर पावर्स के बीच ये भी एक अरीना बना कोल्ड वॉर का कि यहाँ पर भी उनकी वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हुई। अफ्रीका में कब हुई? 1960s में। इसके अलावा फ्रेंड्स था अफगानिस्तान में भी इन दोनों सुपर पावर्स के बीच काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्शंस आए। और एक आप लोगों का था वियतनाम। तो ये जो अरीनास थे ये सारे कोल्ड वॉर के अरीनास थे। ये इन सारी जगहों पर दोनों सुपर पावर्स के बीच बहुत बार इस तरीके की सिचुएशन हुई कि लगा कि कोई वॉर होकर रहेगा। ये तो हमने पढ़ लिया, क्यूबा के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। ये सब आप लोगों की बुक में इतना डिटेल में नहीं है तो इसलिए हम नहीं जाएंगे। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस ये एक डिटेल्ड टॉपिक है जो एग्जाम्स में आया भी है कई बार। और बाकी अरीनाज आप लोगों को कोल्ड वॉर के पता लग गए हैं कि कौन कौन से कोल्ड वॉर के अरीनाज थे। इसके अलावा फ्रेंड्स ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कि इन दोनों सुपर पावर्स के बीच जो ये इतने सारी वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो रही थी उसका मेजर जो रीज़न था वो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये है यूएसए और ये है यूएसएसआर। इसकी आइडियोलॉजी है कम्युनिस्ट, ये कम्युनिज्म को सपोर्ट करता है, और ये कैपिटलिज्म और लिबरल आइडियोलॉजी या लिबरल डेमोक्रेसी। इसको मतलब इन दोनों की जो आइडियोलॉजी थी वो इनके बीच का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही थी। सबसे बड़ी इनके बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्यों थी? इनकी आइडियोलॉजी के कारण। ये दोनों ही सुपर पावर्स की आइडियोलॉजी एक दूसरे के बिल्कुल ही अगेंस्ट थी। अब आप सपोर्ट करते हो दूसरी आइडियोलॉजी को, कोई और सपोर्ट कर रहा है दूसरी आइडियोलॉजी को, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्शन होना ही होना है। वो अपने वाली आइडियोलॉजी के सपोर्ट में बोलेगा ना कि अगेंस्ट में, और आपके वाली आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में। तो यही रीज़न था कि ये जो दोनों सुपर पावर्स थी ये हमेशा ही लड़ने की सिचुएशन में थी और कभी इन्होंने मतलब वो करने की कोशिश नहीं की कि हम इस चीज़ को स्टॉप कर सकें। जब ये अरीनास इन्होंने बनाए उस टाइम पर तो बिल्कुल भी इन्होंने ये कोशिश नहीं करी। बट एक टाइम ऐसा आया, पहले तो इन्होंने ये सोचा कि मतलब इसके पास ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है तो मेरे को भी बनाने हैं, इसने सोचा इसके पास ज़्यादा है तो मेरे को भी बनाने। मतलब इन दोनों के बीच में एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया। किस चीज़ का कंपटीशन स्टार्ट हो गया? न्यूक्लियर मिसाइल्स या न्यूक्लियर बॉम्ब्स का, कि हमें ज़्यादा न्यूक्लियर मिसाइल्स या न्यूक्लियर बॉम्ब दूसरे सुपर पावर से ज़्यादा चाहिए, बिकॉज हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा सुपीरियर बनना है। तो दोनों ही सुपर पावर्स के बीच सुपीरियरिटी मतलब सुपीरियर हमें रहना है, ये वाली जो फीलिंग थी उसके कारण ये सारे अरीनास बने, उसके कारण ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई। बट एक टाइम ऐसा आया जब इन दोनों ही सुपर पावर्स को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हम ये जो कर रहे हैं न्यूक्लियर मिसाइल्स बना रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहे हैं, दिस इज़ वेरी बैड, ये बहुत बुरा सबब साबित हो सकता है हमारे लिए। उनमें इस चीज़ की समझ आई और इसीलिए उन्होंने अर्ली 1960s में क्या किया, मतलब 1960 टू 1970 के बीच, 1961 से 70 के बीच उन्होंने काफ़ी ट्रीटीज़ करी। कौन कौन सी ट्रीटीज़ करी है मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। गाइस, मैंने आप लोगों को बताया कि जो दोनों ही सुपर पावर्स थी वो एक दूसरे को मतलब ये चाहती थी कि हम बन जाए सुपर पावर और वो जो सुपर पावर है वो हट जाए। मतलब दोनों एक दूसरे से सुपीरियर दिखना चाहती थी। उनके बीच में जो सुपीरियरिटी वाली फीलिंग थी
उसी के कारण ये वाली सिचुएशन क्रिएट हुई वर्ल्ड मतलब कोल्ड वॉर वाली, और उस टाइम पर ये लगा कि कहीं कोई और वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। तो इसीलिए इन दोनों सुपर पावर्स में जब थोड़ा दिमाग आया और उन्होंने इस चीज़ को समझा कि हम जो ये न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर बॉम्ब एक दूसरे के कंपटीशन में बना रहे हैं कि उससे ज़्यादा मेरे पास होनी चाहिए या मेरे से ज़्यादा मतलब उसके पास हैं, इस खौफ में हम और ज़्यादा मिसाइल्स बनाए जा रहे हैं, जो कि एक मास डिस्ट्रक्शन का सोर्स है, यू कैन से। बिकॉज जब जापान पे, हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने जब बॉम्ब गिराया था, यू नो दैट कि वो जो ज़मीन है आज तक बंजर है, मतलब आज भी वहाँ पर कोई चीज़ आप ग्रो नहीं कर सकते। तो कितना बड़ा मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है। इसीलिए दोनों सुपर पावर्स ने क्या किया, कुछ ट्रीटीज़ की अपनी इन हरकतों को कंट्रोल करने की, कि हम जो मिसाइल्स और बॉम्ब्स बना रहे हैं उन्हें कुछ हद तक कंट्रोल करें। और इसी में उन्होंने जो सबसे पहली ट्रीटी की वो थी LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। नेक्स्ट थी फ्रेंड्स आप लोगों की न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और थर्ड थी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। तो ये ट्रीटी इन्होंने क्यों की, न्यूक्लियर मिसाइल्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो ये बना रहे हैं उसको कुछ हद तक कंट्रोल करने के लिए। तो जो फर्स्ट थी LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, यू नो दैट कि जब हम कोई मिसाइल बनाते हैं तो उसके कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं ताकि हम लोग ये जान सके कि हमने वो मिसाइल जिस पर्पज़ से बनाई है, क्या वो मिसाइल वो काम करने के लिए यूज़फुल है, क्या वो मिसाइल उस काम को पूरा करने के योग्य है। तो इंडिया की अगर हम सबसे बड़ी मिसाइल देखें तो वो है अग्नि 5। अब कोई भी मिसाइल है उसके कम से कम 3-4 टेस्ट हमें करने पड़ते हैं ये देखने के लिए कि वो मिसाइल किस तरीके से काम कर रही है, जो हमारी उम्मीद थी उसके फेवर में काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई मिसाइल है, आफ्टर 2-3 ईयर्स हमें उस मिसाइल का टेस्ट करके देखना पड़ता है कि वो मिसाइल ठीक से काम कर रही है या नहीं। तो ये जो सुपर पावर्स थी, तो एक साल में कई दर्जनों मिसाइल्स क्रिएट कर रही थी। तो इन्होंने एक मोटिव निकाला, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। इन्होंने एक ट्रीटी की, मतलब क्या था, जिसमें कि जो आप टेस्ट कर रहे हो मिसाइल्स के वो कुछ लिमिटेड ही कर सकते हो, मतलब 1 ईयर में आप 10 टेस्ट कर सकते हो या 5 टेस्ट कर सकते हो या 15 टेस्ट, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इन्होंने ये ट्रीटी की कि हम जो टेस्ट करते हैं मिसाइल्स के उस पे हम कुछ हद तक रोक लगाएंगे। सेकेंड था फ्रेंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। न्यूक्लियर ये नो, बट अभी मैं समझाऊंगी, बट पहले हमें इसमें समझना पड़ेगा प्रोलिफरेशन। तो प्रोलिफरेशन का मतलब होता है टू शेयर, मतलब शेयर करना कोई चीज़ किसी के साथ। और यहाँ पर है नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब आप वो चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। यू आर नॉट सपोज्ड टू शेयर योर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और योर न्यूक्लियर नॉलेज विद समवन, विद सम अदर कंट्री। मतलब आप किसी दूसरी कंट्री के साथ जो आपकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसे शेयर नहीं कर सकते। इस ट्रीटी में यही था। अब आपको पता है ये इंडिया है, मान लो इधर चाइना है, ये इंडिया है और इधर है पाकिस्तान। अब चाइना और पाकिस्तान का कॉमन एनिमी कौन है? इंडिया। तो चाइना ने क्या किया, अपने जो चाइना ने न्यूक्स बनाए थे उसकी जो टेक्नोलॉजी थी उसने पाकिस्तान के साथ शेयर की। साथ ही साथ यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया है उसके साथ भी चाइना ने अपने न्यूक्स की जो टेक्नोलॉजी थी वो शेयर की, जो कि अगेंस्ट द प्रोटोकॉल है। जो प्रोटोकॉल है उसके अगेंस्ट है। यू आर नॉट सपोज्ड टू शेयर योर टेक्नोलॉजी विद सम अदर कंट्री। तो ये इस तरीके से, मतलब आप किसी के साथ अपनी टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर सकते। और उस टाइम पर जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी वो किसके पास थी? यूएसए के पास थी, यूएसएसआर, आई थिंक फ्रांस, या फ्रांस के पास आई थिंक थी, आई एम नॉट श्योर अबाउट ब्रिटेन। सो आप लोग अभी यूएसए और यूएसएसआर को समझो, बिकॉज आपके चैप्टर में भी यही है। मतलब ये दोनों सुपर पावर्स जो थी वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उनके पास थी, और ये उन्होंने ट्रीटी की कि आप किसी और अपने अलाय के साथ भी इसकी इंफॉर्मेशन या इसकी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करोगे।
नेक्स्ट थी फ्रेंड्स एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। इसमें क्या था कि आप अपनी मिसाइल्स के जो टेस्ट हैं वो किसी और कंट्रीज़ में जाकर या अपने अलाय पर जाकर करते हो। लाइक इजराइल जो है वहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ जाकर अपने मिसाइल्स के टेस्ट करती हैं और वो क्या करते हैं हवा में, मतलब ऊपर ही उन मिसाइल्स को ख़त्म कर देते हैं टेस्ट करने के बाद। तो यू आर नॉट सपोज टू डू दिस ऑल्सो, आप ये भी नहीं कर सकते थे। इसमें ये था, उस पर बैन लगाया गया। इसके अलावा इन्होंने साल्ट 1, साल्ट 2, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2 इस तरीके की कुछ और ट्रीटीज़ भी की। मैं आप लोगों को इसके नोट्स फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर दे दूँगी, आप लोग मुझे वहाँ फॉलो कर ले, आपको नोट्स मिल जाएंगे। अभी आप लोग सिर्फ इसे अच्छे से समझो, बिकॉज समझना इसलिए ज़रूरी है। अगर आपने एक बार समझ लिया मतलब आप वो चीज़ अच्छे से ग्रैब कर गए और आराम से लिख लोगे, तो पहले समझना ज़रूरी है। तो ये सारी ट्रीटीज़ थी जो इन्होंने की। अब आज का एक और टॉपिक बचता है जो कि है नाम, इसे हम अभी डिस्कस करते हैं। ये सेकंड पार्ट है, जो थर्ड पार्ट होगा वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, और वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, पार्ट 3। तो अभी आज का टॉपिक बचा है नाम, उसे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब आता है हमारे आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक जो कि है नाम। नाम का मतलब क्या है, नाम की फुल फॉर्म क्या है, नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब इस टॉपिक को या ये जो टॉपिक है इसे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम्स में कई बार आ जाता है। अब देखिए ये टॉपिक जो है वो आता है चैलेंजेस ऑफ बायोपोलैरिटी, मतलब ये बायोपोलैरिटी के लिए चैलेंज क्यों है। तो देखो आप लोग जानते हैं जब कोल्ड वॉर था तो वर्ल्ड जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट पार्ट इज USA एंड अनदर सुपर पावर इज USSR। तो मतलब बायपोलैरिटी मतलब 2 पोल थे, बाय मतलब 2 पोल थे, 1 पोल इज USA एंड अनदर पोल इज USSR। तो ये बायोपोलैरिटी के लिए एक चैलेंज था, मतलब एक तीसरा पोल आ रहा था जो कि था नाम, विच इज नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब नॉन अलाइंड मूवमेंट था क्या फ्रेंड्स, वो कंट्रीज लाइक एशिया और लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका की वो कंट्रीज जो अभी अभी रिसेंटली डीकोलोनाइज्ड हुई हैं, कॉलोनियलिज्म से बाहर आई हैं। यू नो दैट कोल्ड वॉर जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 की जो एंडिंग थी उसके बाद स्टार्ट हुआ, मतलब आफ्टर द 1945। और वही ड्यूरेशन ऐसी थी, वही टाइम पीरियड ऐसा था जब बहुत सारी कंट्रीज कॉलोनियलिज्म से बाहर आई थी। इंडिया इज़ वन ऑफ दैम। तो इसीलिए इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ नाम ऑल्सो। तो थर्ड पोल जो आ रहा था वो था नाम, विच इज़ नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो सबसे पहले तो नाम में वो कंट्रीज थी जो अपने आप को इन दोनों पोल्स से अलग रखना चाहती थी, राइट, इन दोनों पोल्स से। तो नाम के हम सबसे पहले फाउंडर कंट्रीज देखते हैं कौन कौन सी थी। तो नाम की फर्स्ट फाउंडर कंट्री थी इंडिया, देन यूगोस्लाविया, इजिप्ट, इंडोनेशिया एंड लास्ट नॉट द लीस्ट घाना। ये 5 मेंबर और ये 5 जो थी नाम की फाउंडर कंट्रीज थी। तो इनके लीडर कौन थे उस टाइम पर, इंडिया की तरफ से थे फ्रेंड्स जवाहर लाल नेहरू, यूगोस्लाविया के थे जोसेफ ब्रोज टीटो, इजिप्ट के थे गमाल अब्दुल नासिर, सिमिलरली इंडोनेशिया के थे सुकर्नो, और जो बचा आप लोगों को घाना, यहाँ के थे क्वामे नक्रुमा। घाना के कौन थे, क्वामे नक्रुमा। इंडोनेशिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया जोसेफ ब्राज टीटो, इंडोनेशिया सुकर्नो, इजिप्ट गमाल अब्दुल नासिर एंड घाना क्वामे नक्रुमा। ये 5 फाउंडर कंट्रीज थे और ये 5 फाउंडर लीडर्स थे किसके, नाम के। तो ये तो हमें पता लग गया कि नाम को फाउंड करने में कौन सी कंट्रीज थे और कौन कौन से लीडर्स थे। बट हमें ये पता होना चाहिए कि ये नाम इन्होंने बनाया, इनका नाम बनाने का एम क्या था। फर्स्ट एम था फ्रेंड्स इन लोगों का कॉपरेशन। कॉपरेशन किन के बीच, कॉपरेशन अमंग दीज 5 मेंबर कंट्रीज। ये जो 5 मेंबर कंट्रीज हैं इनके बीच में कॉपरेशन होना बहुत ज़रूरी है
अगर इन फाउंडर कंट्रीज के बीच कॉपरेशन नहीं होगा तो नाम कैसे चलेगा सक्सेसफुली, राइट। नॉन अलाइंड मूवमेंट किसी काम का नहीं रहेगा। तो पांचों मेंबर कंट्रीज के बीच सबसे पहले कॉपरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट था, आप लोगों को पता है कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में यूएसए और यूएसएसआर अपनी लैंड पर ना लड़कर किन्हीं और एरिनाज में लड़े, लाइक क्यूबा में लड़े, कोरिया में लड़े, अफगानिस्तान में लड़े, बर्लिन में लड़े, अपनी ज़मीन पर ना लड़े। मतलब वो इनके अगेंस्ट, मतलब जो इनकी ज़मीन है कोल्ड वॉर के टाइम पर जो सिचुएशन थी उसे अच्छी तरह से हैंडल करना। ये पॉइंट्स में आप लोगों को अच्छे से नोट्स मिल जाएंगे, अभी आप लोग समझ लो। मतलब उस चीज़ से बाहर रहना, ये इसका सेकंड एम था। और थर्ड एम था जो न्यू डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज बन रही हैं, अभी डीकोलोनाइज्ड हुई हैं, अभी फ्रीडम मिली है, अभी नाटो, सियाटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, यूएसए, यूएसएसआर के अलाय बन गए, दोबारा कॉलोनी बन जाएंगे एक तरह से, क्योंकि वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं बना पाएंगे। तो उनका एक मोटिव था कि जो न्यूली डीकोलोनाइज कंट्रीज हो रही हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उन्हें इन दोनों सुपर पावर्स में जाने से रोकना, उन्हें बताना कि तुम अभी डीकोलोनाइज्ड हुए हो, अभी किसी और सुपर पावर में जाकर उनके अलाय बनते हो तो तुम्हें जो फ्रीडम मिली है वो यूजलेस होगी। ये इसके एम थे। अब जब भी आपके पास नाम का एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोग उसकी सबमिट ज़रूर लिखोगे। कौन कौन से सबमिट लिखनी है? फर्स्ट सबमिट एंड द रीसेंट सबमिट। तो देखो, नाम की जो फर्स्ट सबमिट थी वो हुई थी 1961 में बेलग्रेड में, और उसमें कितनी कंट्रीज शामिल हुई थी? 25 मेंबर्स। और रीसेंट समिट हुई थी 2019 में, कहाँ हुई थी? अजरबैजान में। रीसेंट जो आप लोगों की हुई है वो अजरबैजान में हुई है, और उसमें 120 मेंबर कंट्रीज थी और आप लोगों की 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज थी। तो जब भी एग्जाम में नाम का क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट सबमिट और रीसेंट सबमिट जरूर लिखनी है। फर्स्ट सबमिट 1961, फर्स्ट सबमिट वाज हेल्ड इन 1961, बेलग्रेड में हुई थी, एंड द 25 मेंबर्स हैड अटेंडेड दिस सबमिट, एंड द रीसेंट सबमिट वाज हैपेंड इन अजरबैजान इन 2019, है ना। और 120 मेंबर्स एंड 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैड अटेंडेड दिस सबमिट। तो नाम के बारे में आप लोगों को पता लग गया है कि नाम क्या था, नाम की फाउंडिंग कंट्रीज कौन थी, नाम का एम क्या था। एक तरह से बायोपोलैरिटी के लिए एक चैलेंज साबित हुआ कि जो कंट्रीज किसी भी पोल में शामिल नहीं होना चाहती थी वो अपनी अलग आइडेंटिटी के साथ रही ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर। और साथ साथ इसके फर्स्ट समिट एंड रीसेंट समिट्स बहुत ज़रूरी है दिमाग में रखना। तो इसके नोट्स आप लोगों को मेरे फेसबुक पेज पर और मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, एंड थर्ड पार्ट में बहुत जल्दी अपलोड करूँगी, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।